चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें राज है। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसीलिए कड़वा घूंट पीकर तकर्रुर किया। हलफ लिया हुआ है, वो सब सामने नहीं लाना चाहता। वजीर रेलवे आजम स्वाति के सिकंदर सुल्तान पर लफ्जी हमले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़े मियाँ की जेब की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी करार दे दिया। कहा मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की। उनको कितने नोटिस मिले जो मुझे दिया जा रहा है? सीसा पिलाई दीवार होकर मुकाबला करेंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। अगर इलेक्शन कमीशन का हमें पास न होता, उसकी तौकीर का हमें ख्याल न होता तो कभी भी हम आपका तकर्रर न करते। हमें पता था बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। आईटी तो इस गरीब मुल्क ने आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था आप ईवीएम पे जाएंगे, आई वोटिंग पे जाएंगे। यही हमारा मुतालबा है। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर जिस तरीके से खिलवाड़ व मुकाबला हमारी हुकूमत का कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। रोको अगर रोक सकते हो। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, हारता वो है जो हार मानता है। आओ देखो, कानून और आईन जबरदस्त है कि तुम्हारी जात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाने की हिमायत में बोल पड़े। कहा पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं करना चाहिए। नून लीग पर भी वार। कहने लगे शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद कहा कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किए हैं। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतजाज अहसन को जवाब में नून लीगी रहनुमा ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही मोतरेज हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर क्यों इतराज कर रही है? पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी में ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे हर एमपीए कैंडिडेट से 10 या 15 हज़ार वोट घर से लेके चलता है मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट, और ये वाकया है, ये हकीकत सब जानते हैं। अब वो डबल वोटिंग, वो अंगूठा फिर लग गया। अब वो ठप्पा ब्रिगेड नहीं चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के करता धरता कम अज़ कम 8 मरतबा तो मैंने देखा उनको कहते हुए कि हर इलेक्शन चोरी हुआ है, और उन्होंने भी जो इलेक्शन कराया वो चोरी कराया। उन्होंने खुद कहा कि हमने भी चोरी कराया। एतजाज साहब की ऑब्जर्वेशन बायस्ड है और उन्होंने कोई प्रॉपर या तो कोई एविडेंस के साथ कोई कॉन्क्रीट बात हो, सिर्फ अपनी किसी इलेक्टोरल नाकामी की वजह से इस तरह की एलिगेशन करना, और वो भी एतजाज साहब जैसे बंदे पे, क्योंकि मुझे उनकी बात की बड़ी कदर है। ये तौसी नहीं हो सकती, माजरा जानिए थोड़ी सी देर में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबतों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का दावा। कहा अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया था जिसे हुकूमत ने मान लिया है। बोले एतमाद साजी के लिए अपोजिशन के मुतालबे पर पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी। कानून साजी के बाद कोई इदारा नहीं कह सकता कि हम उसे नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। वो कहते थे कि आप ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए तैयार है। कौमी असेंबली में मोशन जाएगी, वहां हमने ये कहा कि आपको हमसे ये डर था कि कोई हम फौरन इसको लेके जा रहे हैं, हमें ये डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे। 3 काम नहीं हो सकते। 2017 से लेके 21 तक कुछ नहीं हुआ और ये हुकूमत कुछ ना करे। दूसरा काम ये नहीं होगा कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपना किया हुआ इंतखाबी वादा इमरान खान पूरा ना करे। ये नहीं हो सकता किसी कीमत के ऊपर। और तीसरी बात ऐसी नहीं हो सकती
कि कोई इदारा कानून बन जाने के बाद, अभी तो तजावीज हैं, ये कह सके कि मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता। कानून के नीचे और धांधली के बगैर इलेक्शन पाकिस्तान के वोटर्स का मुकद्दर है। और इल्जाम के जवाब में इल्जाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी चेयरमैन नैब पर बरस पड़े। कहा हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन ये तो उनको दिखाई नहीं देता। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की कोशिश की गई तो अदालत जाएंगे। लगता ये है कि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान में कोई नहीं है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। हालांकि कानून वाज़ेह है कि तोसी नहीं हो सकती। हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये समझती है कि अगर ये चेयरमैन नैब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारा वज़ीर-ए-आज़म हर हफ्ते तकरीर करता है और आज तक उसने कभी महंगाई की बात नहीं की। क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ जो उनको है, जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। पूरा मुल्क अब इंतजार कर रहा है कि जो बाइडन टेलीफोन करेगा फिर हुकूमत चलेगी और फिर कोई मामला हम तय करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो चेयरमैन नैब 3 साल में कोई केस ना बना सका लीडर ऑफ अपोजिशन पर, 5 साल मेरी हुकूमत रही है, मैं कहता हूँ कोई करप्शन का केस बनाए ना यार। हर महकमे में करप्शन का सैकड़ों अरब का केस है, वो चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। तो ऐसा ही अंधा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है कि बगैर कोई रास्ता नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अगर बदनीयती पर मबनी उन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी तो डेंगू सर उठाने लगा। कराची में कातिल मच्छर सितंबर में सितम ढाने लगा। डेंगू बुखार में मुब्तला 3 मरीज इंतकाल कर गए। 77 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू बुखार में मुब्तला शहरियों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। रावलपिंडी में 17 और पेशावर में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू मुकाबला मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। और सिंध के सबसे बड़े अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में सीनियर खातून डॉक्टर को लिसानी बुनियाद पर हिरासा करने का मामला सामने आया है। ये मामला है क्या, जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में क्या हो रहा है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के शोबे की सरबराह डॉक्टर नाजिश ने कहा है कि अस्पताल का एक डॉक्टर इन्हें 1 साल से हरासा कर रहा है, जिसने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। और तो और वही डॉक्टर इन्हें लिसानी बुनियादों पर भी इंतकाम का निशाना बनाता है और इंतजामिया भी अपने इस चहेते डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जो इसने नया काम शुरू करा है, इसने एथनिसिटी मेरी एथनिसिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक फेक न्यूज़ छपवाई है कि मेरा कोई डोमिसाइल के इशूज़ हैं या कुछ है, तो अगर उसके इशूज़ हैं तो उसके लिए भी अलग कमेटी बननी चाहिए। सबके डोमिसाइल चेक होने चाहिए, कोई यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अगरचे डॉक्टर नाजिश भट्ट ने इस डॉक्टर का नाम नहीं लिया है, मगर जिन्ना अस्पताल में एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि लिसानी बुनियादों पर मुलाजमीन को हरासा करने वाला डॉक्टर उस्मान जफर है, जो सांगड़ में तबादला होने के बावजूद बदस्तूर जिन्ना अस्पताल में काम कर रहा है। समा ने डॉक्टर उस्मान जफर से इस मामले पर बात की तो उन्होंने डॉक्टर नाजिश भट्ट को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मेरे से सीनियर है 6 साल और मेरा कोई इनसे वर्किंग रिलेशन नहीं है। शी इज़ फ्रॉम गैस्ट्रोएंटोलॉजी एंड आई एम फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जरी। और हमारा वर्किंग डिपार्टमेंट, वर्किंग वार्ड हमारा अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ है तो आप प्रूफ मांगे उनसे। जिन्ना अस्पताल के मुलाजमीन ने आज इस मामले पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल के दफ्तर का घेराव करके एहतजाज भी किया। डॉक्टर शाहिद रसूल ने डॉक्टर नाजिश भट्ट के हक में एहतजाज करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिक्स से मुज़ाकरात भी किए, मगर डॉक्टर उस्मान जफर के खिलाफ फौरी कार्रवाई न करने पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस मामले पर सेक्रेटरी सेहत ने जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल को भी बुलाया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और सिंध हाई कोर्ट में NICBD करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या ये 5 स्टार अस्पताल है जहां इतना बजट जा रहा है? अदालत ने NICBD और दीगर अस्पतालों के बजट और मुवाजना 14 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में NICBD में अरबों रुपए की करप्शन केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने सवाल किया कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत कैसे दी गई, दूसरे सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत क्यों नहीं है।
जिस पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर के वकील ने कहा इसका मकसद अस्पताल को मिसाली बनाना है, जिस पर अदालत ने कहा कि दूसरे अस्पतालों का क्या कसूर है, उन्हें मिसाली क्यों नहीं बनाते। डॉक्टर की तनख्वाहों से मुतालिक अदालत के सवाल पर डॉक्टर नदीम कमर ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तनख्वाहें 5 से 8 लाख के दरमियान हैं। अदालत के पूछने पर नदीम कमर ने यह भी एतराफ किया कि वो खुद भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उनकी तनख्वाह प्रोफेसर की तनख्वाह के बराबर है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि नदीम कमर मराद के साथ माहाना 60 लाख रुपए बटोर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इतनी रकम में तो अलग इदारे बना सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत क्यों है। जिस पर NICVD के वकील रजा रब्बानी ने कहा जमीनी हकायक का भी जायजा लेना चाहिए। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रजा रब्बानी से ही सवाल कर डाला कि क्या इंडस अस्पताल जमीनी हकीकत नहीं है, कहाँ इंडस अस्पताल और कहाँ सिविल अस्पताल। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिर्फ 5 साल में सिंध हुकूमत NICVD को 40 अरब रुपए दे चुकी है। अदालत ने कहा सिविल अस्पताल का बजट देखें और अपना बजट देखें। अगर आपने 5 स्टार अस्पताल बनाया है तो हमें नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों को सहूलियात देने के लिए सारा इंतजाम किया गया हो। बताएं डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का क्या बजट है और NICVD का बजट क्या है। आपको कभी कोई 1 अरब या 50 करोड़ रुपए इमदाद देने आया है? आपको मालूम है डॉक्टर अदीब रिजवी को लोग कितना फंड देते हैं? लोगों को पता हो कि ईमानदारी और मेहनत से काम हो रहा है तो लोग फंड भी देते हैं। अदालत में सख्त सरजनिश के बाद डॉक्टर नदीम कमर बाहर निकले तो उनकी कैफियत गालियां खा के बेमजा ना हुआ वाली थी। डॉक्टर साहब करप्शन के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, आपकी मैनेजमेंट पर। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया। कोई जज साहब ने बहुत तारीफ की है NICVD की, मैं इससे बहुत खुश हूँ, उन्होंने बहुत तारीफ की हमारे काम की। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए गवर्निंग बॉडी NICVD के मामलात का असर नौ जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ पेश करने और सेक्रेटरी खजाना को खुद 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया है। इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए एक और ऐलान। वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं आइंदा साल जनवरी में 50 बसें चलाएंगे। विफाक बताए पिछले 3 सालों में ऐलानात के बजाय कराची के लिए कौन सा मंसूबा बनाया। संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। ग्रीन लाइन बसों के कराची पहुंचने के बाद हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर लफ्जी तीर बरसाए। कहा जियाली हुकूमत 13 साल में खटारा जियाला सर्विस के सिवा कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस आवाम को नहीं दे सकी। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन लाइन कराची पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह दीगर मंसूबे भी हमारे वफाक के आने वाले। सिंध अपना बता दे 1161 अरब पिछले 13 साल में खर्च आए इनके पास। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला का जवाबी वार। कहा किसी और के मंसूबे पर तख्तियां लगाने के अलावा PTI हुकूमत ने कोई काम किया हो तो बताए। किसी और का मंसूबा प्लेट खुद की लगा दी, मोटरवे किसी और का मंसूबा प्लेट खुद की लगा दी। इस दौराए हुकूमत में पिछले 3 साल में कौन सा ऐसा मंसूबा किया है जिस पर हम भी बोले कि वाकई आपकी प्लेट लगाने का हक बनता है। मुकेश चावला ने बसें चलाने का एक और ऐलान कर दिया। मैं इधर फ्लोर पर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जनवरी में 50 बसों के साथ इंशाल्लाह जो ये छोटा सा काम है ये शुरू कर दिया जाएगा और विद इन यस रिकॉर्ड पर लिखें, बिल्कुल लिखें। मुकेश चावला का ये नया वादा पूरा होगा या नहीं, जनवरी तक पता ही चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुले मैनहोल या मौत के कुएं। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में 2.5 साल का हमजा खेलते हुए खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। इससे मुतालिक अफसोसनाक तफसील ये भी सामने आ रही है कि नानी के साथ रहने वाला हमजा आखिरी रोज़ भी नानी के साथ ही खाना खाकर गया था। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, 1 साल से वो मेरे पास ही था। गार्डन वेस्ट की तंग गली के खुले मैन होल में तैरता हुआ बल्ला और गेंद नन्हे हमजा के हैं। मासूम हमजा इसी गेंद का ताक़ुब करते हुए इस मैन होल में जा गिरा था। हमा वक्त नानी के साथ रहने वाला हमजा आखिरी रोज भी नानी के साथ खाना खा कर गया था। बस मेरे साथ खेलता था, खाना खा के मेरे साथ गया, मेरे साथ ही खाना खाया, बाहर निकले, कैन बल्ला खेल रहे थे बच्चों के साथ।
गटर खुली थी, बॉल के चक्कर में अंदर पैर चला गया। गहरे मेन होल में गिरते ही हमजा डूब गया। किसी को चिल्लाने की आवाज तक ना आई। बल्ला गिरने की आवाज आई, मैंने उसको चीखा, आवाज ही नहीं आ रही उसकी। काफी देर हमजा नजर ना आया तो अहले खाना को तशवीश हुई और तलाश शुरू कर दी गई। बल्ले और गेंद ने ही हमजा की मेन होल में मौजूदगी का सुराग दिया। काफी ढूंढने के बाद हमें मालूम नहीं चला, उसके हाथ में प्लास्टिक का गेंद बल्ला था जो इस गटर में हमको नजर आया, जिसको देखने के बाद हमने काफी कोशिशों के बाद उस बच्चे को अंदर से निकाला। शिद्दत गम से निढाल हमजा की नानी यही चाहती है कि खुले मेन होल बंद कर दिए जाएं ताकि बाकी बच्चे महफूज रहें। मैं चाहती हूँ कि ये जो गटरें खुली होती हैं उसका सही इंतज़ाम किया जाए ताकि सब महफूज रहें। अहले इलाका का कहना है कि कई बार खुले मेन होल की शिकायत कर चुके हैं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, हमजा शहबाज ने FIA को शो कॉज नोटिस का जवाब तो दिया लेकिन मतलूबा तफसीलात फराहम ना की। नोटिस में शुगर मिलों के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस और असासों की खरीदारी से मुताल्लिक पूछा गया था। मुलजिम के रवैये पर उनकी जायदाद जब्त किए जाने का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। FIA को मतलूबा तफसीलात देने की बजाय हमजा शहबाज ने मुकदमे को ही झूठा और बदनीति पर मबनी करार दे दिया। 2 जुलाई को FIA की जानिब से हमजा शहबाज को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। इनसे रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया मिल से मुतल्लिक सवालात किए गए। मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस, असासों की खरीदारी और दीगर कारोबार के ज़राए पूछे गए थे। हमजा शहबाज ने 31 जुलाई को नोटिस का तहरीरी जवाब तो जमा करा दिया लेकिन मतलूबा तफसीलात फराहम ना की। शोकाज नोटिस में ये लिखा गया था कि अगर 30 रोज के अंदर मतलूबा तफसीलात फराहम ना की गयी तो जायदाद जब्त होगी। ज़राए के मुताबिक FIA की तफ्तीशी टीम की जानिब से जायदाद जब्त करने के अमल का आगाज कर दिया गया है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 7% से बढ़ाकर 7.25% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद बैंकों के मौजूदा और नए कर्जे महंगे हो गए हैं। अमरीकी डॉलर भी महंगा हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 53 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपए महंगा हो गया। महंगा है, मज़ेदार भी है। ताज़ा फलों का जूस, वो भी ड्राई फ्रूट के साथ, एक मुनफरिद अंदाज में। तो इसकी मकबूलियत और इसकी कीमत जान लेते हैं उमर आसिफ की रिपोर्ट में। शीशे के ग्लास पर लगा चॉकलेट का पेस्ट, इस पर चिपकाए गए काजू, इंजीर, पिस्ता और बादाम। जूस से भरे ग्लास के ऊपर भी खुश्क मेवाजात का अंबार, फिर डाली गई क्रीम और शहद और तो और स्ट्रॉ भी खजूर और अखरोट की तह में छुपा हुआ। रावलपिंडी की फौजी कॉलोनी में ये जूस तैयार कर रहे हैं अजमल खान। कहते हैं जल्द नई वैरायटीज भी मुतारिफ कराऊंगा। ये आइडिया मेरे पास खुद अपने जहन में बनाया था और अपने तजुर्बात करके हम इधर तक पहुंच गए। इंशाल्लाह इससे अगली वैरायटी जो हमारा होगा, इसके सोने का वर्क चढ़ाऊंगा, चांदी का वर्क, ये अगली वैरायटी होगा। इंशाल्लाह इसके अलावा और भी इसमें बहुत तब्दील लेके आऊंगा। जो शख्स भी सौगात का सुनता है, जायकों का लुत्फ लेने चला आता है। सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सारा में जो कुछ है वो लगा है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी सुन कर रहे हैं, काफी यूट्यूब पे देखा है, इसी तरह टिकटॉक वगैरह पे देखा है। तगड़ी जूस की कीमत भी तगड़ी, एक गिलास पीने के लिए 800 से 1000 तक खर्च करना पड़ते हैं। देखने में अलग और पीने में सेहतमंद जूस बेचने का मुनफरिद अंदाज लोगों को अपनी जानिब खूब मुतवज्जे कर रहा है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।